इतिहास के पन्नों में हम एक ऐसे मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां सदियों पुरानी सल्तनतें ढह रही थीं और हिंदुस्तान का मुकद्दर एक बड़े चौराहे पर खड़ा था। ये कहानी है दिल्ली के ज़वाल की और एक नई शक्ति के आगाज की। जी हाँ, वो महान मुगल युग जिसका सूरज कभी डूबता नहीं था, अब खत्म हो चुका है। अब जो दौर शुरू हो रहा है वो साजिशों का है, कमजोर बादशाहों का है और नई ताकतों के जन्म का है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं दिल्ली से। वो दिल्ली जहां एक वक्त पर दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत हुआ करती थी। अब वहां सिर्फ एक खाली तख्त था, एक ऐसा सिंहासन जिसके पास कोई ताकत नहीं बची थी। औरंगजेब के बाद तो मानो मुगल तख्त पर कमजोर बादशाहों की एक लाइन ही लग गई। पहले आए बहादुर शाह, जिन्हें लोग कहते थे शाहे बेखबर, मतलब एक ऐसा बादशाह जिसे अपनी सल्तनत की ही कोई खबर न हो। फिर आए जहांदार शाह, जो लंपट मूर्ख कहलाए। उनके बाद फर्रुखसियर, जिन्हें इतिहास घृणित कायर के नाम से जानता है। और फिर आए मोहम्मद शाह, जिनका नाम ही पड़ गया रंगीला। ये राजकाज से ज्यादा रंग रलियों में ही डूबे रहते थे। कुल मिलाकर बादशाह सिर्फ नाम के थे। तो सवाल ये उठता है कि अगर बादशाह के हाथ में ताकत नहीं थी तो फिर असली पावर थी किसके पास? जवाब है किंग मेकर्स। ये थे सैयद बंधु, इतने ताकतवर दरबारी कि वो तय करते थे कि तख्त पर कौन बैठेगा और कौन उतारा जाएगा। दिल्ली का सिंहासन अब मानो एक कठपुतली का खेल बन चुका था, जिसकी डोर इन किंग मेकर्स के हाथों में थी। लेकिन एक तरफ जहां उत्तर भारत में ये सियासी अंधेरा घेरा रहा था, वहीं दूसरी ओर दक्षिण से एक नई ताकत की सुबह हो रही थी। ये उदय था मराठा पेशवाओं का। और ये देखिए, ये था उस दौर का सबसे बड़ा बदलाव। हिंदुस्तान की सियासत का सेंटर ऑफ पावर अब दिल्ली या आगरा की गलियों से निकलकर दक्षिण में पुणे की पहाड़ियों में शिफ्ट हो गया था। असली ताकत का नया पता था पुणे। और इस जबरदस्त बदलाव के पीछे थे ये तीन महान पेशवा। सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, जिन्होंने मराठा साम्राज्य की बिखरी ताकत को फिर से जोड़ा। उनके बाद आए महान बाजीराव प्रथम, एक ऐसे योद्धा जिनकी रफ्तार ही उनकी पहचान थी। और फिर बालाजी बाजीराव यानी नाना साहेब, जिनके दौर में मराठा साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर पहुंचा। और पेशवा बाजीराव प्रथम का सपना तो बहुत बड़ा था। उनका एक ही नारा था, अटक से कटक तक, मतलब आज के पाकिस्तान से लेकर उड़ीसा के समंदर तक एक विशाल मराठा साम्राज्य कायम करना। लेकिन हिंदुस्तान की इस कमजोरी पर सिर्फ मराठों की ही नजर नहीं थी। सरहदों के पार से कुछ विदेशी गिद्ध भी दिल्ली की दौलत पर अपनी आंखें गड़ाए बैठे थे। वो बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। और फिर वो साल आया, 1739। ये वो साल था जब ईरान से नादिर शाह नाम का एक ऐसा तूफान दिल्ली पहुंचा जिसने हिंदुस्तान की जमीन को हिला कर रख दिया। करनाल की लड़ाई में मुगलों की रही सही ताकत को कुचल दिया गया। दिल्ली में ऐसा कत्लेआम मचा कि गलियां लाशों से पट गईं। और नादिर शाह यहां से लूट कर ले गया शाहजहां का वो बेशकीमती मयूर सिंहासन और दुनिया का सबसे कीमती हीरा कोह-ए-नूर। हिंदुस्तान की शान लुट चुकी थी। और ये तो बस शुरुआत थी। हमलों का ये सिलसिला रुका नहीं। नादिर शाह के बाद एक और हमलावर आया, अहमद शाह अब्दाली। उसने तो भारत पर एक के बाद एक कई हमले किए। तो अब सवाल ये था कि जब दिल्ली का तख्त खाली पड़ा है और विदेशी हमलावर दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, तो हिंदुस्तान को कौन बचाएगा? इस एक सवाल का जवाब लिखा जाना था इतिहास के सबसे बड़े मैदाने जंग में, पानीपत में। हिंदुस्तान पर अब राज कौन करेगा? क्या वो मराठे होंगे जो अटक से कटक का सपना देख रहे थे, या वो अब्दाली होगा जो सरहद पार से अपनी तलवारें लेकर आया था? हिंदुस्तान का भविष्य दांव पर था। और फिर साल 1761 में पानीपत के उसी मैदान पर दो विशाल सेनाएं आमने सामने आ खड़ी हुईं। एक तरफ थी मराठा सेना जो हिंदुस्तान के मुकद्दर की लड़ाई लड़ रही थी, और दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली की फौज। इस लड़ाई का नतीजा बड़ा दिलचस्प निकला। जैसा कि एक इतिहासकार ने कहा है, इस जंग ने ये तय नहीं किया कि हिंदुस्तान पर कौन राज करेगा, बल्कि ये तय कर दिया कि कौन राज नहीं करेगा। मतलब इस लड़ाई में मराठों की हार हुई और उनका सपना टूट गया। लेकिन अब्दाली भी यहाँ टिक नहीं पाया और उसे लौटना पड़ा। नतीजा, एक पावर वैक्यूम। इस महासंग्राम के बाद
दिल्ली की सल्तनत का शीशा पूरी तरह से चकनाचूर हो चुका था। अब हिंदुस्तान का सियासी नक्शा हमेशा के लिए बदल गया। कोई एक ताकत नहीं बची, बल्कि कई छोटे बड़े नए राज्य उभर कर सामने आए। अब देखिए, बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने अपनी सत्ता जमा ली, तो अवध में सादत खां एक बड़े शासक बनकर उभरे। दक्षिण में हैदराबाद में निजाम उल मुल्क ने एक आज़ाद रियासत बना ली, और मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान ने अपनी धाक जमाई। और उधर उत्तर पश्चिम में महाराजा रणजीत सिंह ने एक शक्तिशाली सिख साम्राज्य की नींव रखी। हिंदुस्तान अब एक नहीं बल्कि कई राज्यों का देश बन चुका था। लेकिन जब ये सारी हिंदुस्तानी ताकतें आपस में लड़ने और अपनी ताकत बढ़ाने में लगी थीं, तब समंदर के किनारों से एक तीसरी और शायद सबसे खतरनाक विदेशी ताकत ये सब कुछ बड़ी खामोशी से देख रही थी और अपने मौके का इंतजार कर रही थी। पर ये थे कौन? इसका जवाब मिलेगा हमारे अगले विश्लेषण में।